ओके, सो व्हाट वी वर डूइंग वॉइस। ठीक है, वॉइस पढ़ रहे थे हम लोग। वॉइस में हमने क्या पढ़ा था कि वॉइस बेसिकली क्या होती है। वॉइस जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, कल भी आपसे फॉर्म ऑफ वर्ब के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वॉइस जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, जो क्या दिखाती है कि सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस है, ज्यादा फोकस। अब एम्फोसिस वर्ड है। ठीक है, इफ दिस वर्ड इज न्यू फॉर यू, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इस वर्ड को लिख सकते हो। इसका मीनिंग क्या होगा वो लिख सकते हो। इसका एंटोनिम लिख सकते हो, इसका सिनोनिम लिख सकते हो, अब इसकी स्पेलिंग लिख सकते हो। अब स्पेलिंग तो ये भी आ सकती है। ठीक है, और एम्फोसिस का बेसिकली देखो, दिस इज अ नॉर्मल वर्ड, राइट। अब मैं अगर आपको इसका मीनिंग हम इसका डिस्कस करें तो आपको ऐसा लगेगा मैम ये तो बहुत ही कॉमन मीनिंग है, आई नो दिस। ठीक है, एम्फोसिस का मतलब क्या होता है, व्हेन यू गिव मोर अटेंशन टू समथिंग, या ऐसे कह दो फोकस। ठीक है, जब किसी चीज पे आप एक स्पेशल फोकस करते हो या फिर आप बेसिकली किसी चीज को एक एक्स्ट्रा फोकस दे रहे हो, तो उसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे, या स्पेशल इंपॉर्टेंस दे रहे हो उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, एम्फोसिस बोलेंगे। ठीक है, अब आपको इतना पता चल गया कि एम्फोसिस का मतलब क्या होता है। लेट मी जस्ट यूज सम अदर थिंग। एम्फोसिस का मतलब क्या होता है, टू गिव स्पेशल अटेंशन या इंपॉर्टेंस। मीनिंग पता चल गया कि किसी चीज को ज्यादा अटेंशन या इंपॉर्टेंस देना। अब इसका सिनोनिम्स कैसे होंगे, देखो। सिनोनिम क्या होगा, सिनोनिम होगा जैसे कि अटेंशन देना। ठीक है, तो एक अटेंशन वर्ड भी आ सकता है सिनोनिम में। दूसरा वर्ड वो क्या देंगे, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, या इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं सिनोनिम में। और क्या लिख सकते हैं सिनोनिम में, प्रायोरिटी। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं सिनोनिम में, व्हाट एल्स दे कैन राइट मे बी प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंट हो कोई चीज, या प्रोमिनेंस देना किसी चीज को। ठीक है, तो ये सब उसके सिनोनिम में वर्ड्स आ सकते हैं। तो मीनिंग पता होने से भी आपको बहुत सारी, या फोकस लिख दें, फोकस ऑन स्पेशल थिंग, या किसी एक चीज पे फोकस, तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम। और यही एक्सरसाइज मैं आपको करने के लिए बोल रही हूँ। आपको यहाँ पे स्लाइड्स में भी कोई ऐसा वर्ड दिख रहा है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसके मीनिंग को पता करने के लिए क्या कर सकते हो, यू कैन गो टू द गूगल, यू कैन सर्च द मीनिंग। मीनिंग सर्च करने के बाद आप देखो उसके उससे रिलेटेड वर्ड्स क्या होंगे जो सिनोनिम है, सिमिलर वर्ड्स ढूंढने हैं। सिनोनिम लिख के सर्च करो, ऐसे से कुछ वर्ड्स आएंगे, देखना। अभी हमने ये रैंडम लिया और यही इसके सिनोनिम होंगे। और मुझे इसके सिनोनिम्स याद नहीं है, मैंने सिर्फ उसके मीनिंग से, मीनिंग जो है उसका, वट एवर द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज, वहां से मैंने उसको बेसिकली क्या किया, डिराइव करने की कोशिश की है। आई हैव जस्ट ट्राई टू डिराइव द सिनोनिम्स फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो मीनिंग अगर वर्ड का ये है तो सिनोनिम्स यही बनेंगे ना, जो मुझे वर्ड्स आते हैं इससे रिलेटेड, यही सिनोनिम्स बनेंगे। अब इसको गूगल करके इसके सिनोनिम्स चेक करो, ये इन्हीं में से कुछ ना कुछ सिनोनिम्स होंगे। और एग्जामिनर भी ऐसे ही कर रहा है आपके साथ। ठीक है, ही इज जस्ट ट्राइंग टू चेक योर बेसिक नॉलेज, उसको टेक्निकल नहीं चाहिए। ठीक है, उसको आपकी बेसिक नॉलेज चेक करनी है। अब इसका एंटोनिम देखो क्या होंगे। अब क्योंकि एम्फोसिस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, ठीक है, या अटेंशन देना। तो उसका एंटोनिम अगर आपको ढूंढना पड़ेगा, तो आप क्या लिखोगे एंटोनिम में, आप एंटोनिम में लिखोगे अनइम्पॉर्टेंट। एक ये एंटोनिम हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट, दूसरा क्या हो सकता है, सिग्निफिकेंट लिखा था यहाँ, इसका ऑपोजिट क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट। ये इसका एंटोनिम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे अटेंशन दे रहे हैं तो यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोरेंस आ जाएगा, वो इसका बेसिकली एक एंटोनिम हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, देखो और क्या एंटोनिम हो सकते हैं इसके। और हमने और कौन 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 से वर्ड यूज किए यहाँ पे, हमने यहाँ पे यूज किए हैं प्रोमिनेंस, राइट, फोकस। तो ये कुछ जो है वो बेसिकली आपके क्या हो सकते हैं, एंटोनिम्स हो सकते हैं, जो अभी मुझे, अच्छा एक हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत इंपॉर्टेंट जब मैटर होता है तो हम ऑब्वियसली उसके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करते हैं। और अगर कोई मैटर जो है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रिवियल। तो ट्रिवियल एक वर्ड हो सकता है। ट्रिवियल का मतलब होता है बहुत ही लीस्ट इंपॉर्टेंट मैटर, कोई भी छोटी सी बात, छोटा सा मैटर, छोटी सी बात। ठीक है, तो ट्रिवियल एक इसका एंटोनिम हो सकता है। तो इस तरीके से अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग पता है, मीनिंग अगर पता है, तो वहां से आप बेसिक मीनिंग सर्च करना, टेक्निकल मीनिंग नहीं कि वर्ड तो डिफिकल्ट है ही, मीनिंग आपने उससे डिफिकल्ट उठा लिया। तो सिंपल वर्ड्स में मीनिंग देखना उसका। तो जो सिंपल वर्ड्स में मीनिंग है उसी को अपनी नोटबुक में मेंशन करना, ये नहीं पूरी डेफिनेशन मीनिंग में लिख रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एम्फोसिस अगर मुझे लिखना है तो मैं किस तरीके से लिखूंगी अपने नोट्स में, अगर मैं नोट्स बना रही हूँ आपकी जगह,
तो व्हाट विल आई राइट, मैं ऐसे लिखूंगी, देखो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं वोकैबुलरी के। एम्फेसिस, ठीक है, टू गिव मोर अटेंशन या इंपॉर्टेंस टू समथिंग, ठीक है। तो अब आपको एम्फेसिस का मीनिंग समझ आ गया इजी वर्ड्स में, सारे इजी वर्ड्स हैं। गिव का मतलब पता है, मोर का मतलब पता है, अटेंशन का मतलब पता है, इंपॉर्टेंस का मतलब पता है, समथिंग का मतलब, ठीक है, सारे इजी वर्ड्स में मीनिंग लिख दिया। लिखने के बाद अब आप इन इस पर्टिकुलर मीनिंग से जो भी सिमिलर वर्ड्स हैं उनको सिनोनिम में चूज करोगे और ऑपोजिट वर्ड्स को एंटोनिम में चूज करोगे, ठीक है। अब इनमें से एंटोनिम में भी अगर आपको कोई वर्ड नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जामिनर क्या करेगा, इस वर्ड को दे सकता है, अगर इस वर्ड को नहीं देता, एंटोनिम्स में से कोई वर्ड पूछ लेता है, तो एटलीस्ट आपको ये तो पता है ना अनइम्पॉर्टेंट का मतलब क्या है या इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या है। फिर अब इनसिग्निफिकेंट का एंटोनिम या सिनोनिम क्या होगा, यही होगा जो एम्फेसिस का है, क्योंकि मीनिंग में तो ये दोनों वर्ड्स जो है ऑपोजिट है, राइट। तो इनके सिनोनिम और एंटोनिम भी तो सेम हो जाएंगे, तो आपको बहुत सारे वर्ड्स ऐसे सीखने में आ जाएंगे। जैसे इग्नोरेंस, अगर फॉर एग्जांपल ट्रिवियल वर्ड आपको दे देता है, अब ट्रिवियल का आपको यहाँ पे पढ़ के क्या पता चला, छोटा सा मैटर या लीस्ट इंपॉर्टेंट मैटर, ठीक है। अगर इसका एंटोनिम आपसे पूछता है तो कुछ ये दे देगा वर्ड, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट दे देगा, प्रायोरिटी दे देगा, फोकस्ड दे देगा, एम्फोसाइज दे देगा, ठीक है। तो उनमें से आप इजीली उसके एंटोनिम्स चूज कर पाओगे। तो इस तरीके से आप सिर्फ ये वाला वर्ड नहीं सीख रहे हो, यहाँ पे ये वाले वर्ड्स भी सीख रहे हो, ठीक है, ये जो एंटोनिम सिनोनिम में मेंशन किया मैं। तो आप बहुत सारे वर्ड्स जो है 2 मंथ्स के अंदर जो है वो सीख जाओगे, ठीक है। और उसके लिए आपको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, ओनली 5 क्वेश्चंस या 5 वर्ड्स ईच डे। अब वो 5 वर्ड्स की अगर आप 5 एंटोनिम्स कर रहे हो और 5 सिनोनिम कर रहे हो, तो ये 10 वर्ड्स भी तो आप न्यू सीख रहे हो, ठीक है। ओके, आई होप सबको समझ आ गया होगा कि इस प्रैक्टिस को हम कैसे शुरू करेंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई और एग्जाम्पल लेना, अब यहाँ पे हम लोग ऑल्दो वॉइस की डेफिनेशन कर रहे थे, बट फिर वही वोकैबुलरी के ऊपर बात आ गई। जैसे यहाँ पे एम्फेसिस वर्ड उठाया, अभी आगे कोई वर्ड आएगा तो उसको लेके एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी के लिए देखो क्या पढ़ा था वॉइस की डेफिनेशन में, यही पढ़ा था, इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज यूज्ड टू शो वेदर द सब्जेक्ट इज गिवन मोर एम्फेसिस और द एक्शन डन। तो नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, ये तो सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है या उसके एक्शन को दी जा रही है। अगर सब्जेक्ट को दी जा रही है तो आपका क्या होगा, एक्टिव वॉइस। अगर एक्शन को या ऑब्जेक्ट को दी जा रही है तो क्या होगा, पैसिव वॉइस, ठीक है। यही इस एग्जाम्पल में पढ़ा था, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ा था, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा था, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हमने देखा था कि सब्जेक्ट जब एक्शन परफॉर्म कर रहा है और हम सब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं तो वो क्या है, एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस क्या है, सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन, सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर जब काम चल रहा है, वो क्या काम कर रहा है जब वो बता रहे हैं, तो वो दैट इज पैसिव वॉइस। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो, अना पेंटेड द हाउस, द हाउस यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो आगे आया और सब्जेक्ट जो है वो पीछे चला गया। तो यहाँ पे द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन, द हाउस वॉज पेंटेड बाय अना, अना, हाउस को किसने पेंट किया, अना ने पेंट किया। तो यहाँ पे सारा सारा ये क्या बताने की कोशिश करा, हाउस को मेन लाइट में ले रहा है, यहाँ पे अना को, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, ठीक है। उसके बाद ये देखो पैसिव वॉइस का हम ये ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए रूल्स, अब अगर आपको वॉइस चैप्टर की सिर्फ इतनी सी स्लाइड भी याद थी तो भी आप पैसिव वॉइस में क्या कर सकते थे, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे थे, ठीक है। सिर्फ अगर आपको इतना भी याद था तभी मैंने ये स्लाइड इंक्लूड की थी। इन केस अगर आपको डिटेल में रूल्स नहीं भी याद है तो एटलीस्ट आपको इतना तो याद है कि हम इस तरीके से पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ऑप्शंस एलिमिनेट तो कर सकते थे, ठीक है। अब एलिमिनेशन टेक्निक अगर नहीं आता है तो उसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट वी कैन डू। बट यस, एलिमिनेट हो रहे थे ऑप्शंस, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब हमेशा किसमें यूज होता है, पैसिव वॉइस में यूज होता है। तो अगर वर्ब की V3 फॉर्म है तो आपको पता चल जाना था कि ये पैसिव वॉइस है या नहीं है। एक्टिव वॉइस से जब पैसिव जाते हैं तो यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म होती है V3 यूज होती है, तो वर्ब की सिर्फ फॉर्म देख के आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। देखो इस क्वेश्चन में, एक सेकेंड, लेट मी मूव ऑन टू द क्वेश्चन पेपर। सी मेरे को अब ना ये है कि मैं आपको ना पेपर सॉल्व करना भी मुझे लगता है सिखाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो इसलिए हम साथ साथ दोनों चीजें लेके चलेंगे। जहां पे भी आपको
प्रॉब्लम आई है, वो सब चीजें, सो दैट नेक्स्ट टाइम आप उस चीज में गलतियां ना करो, क्योंकि पेपर नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही आएगा। एमटीएस का जो आपका पेपर आना है नेक्स्ट नवंबर जो भी है, वो तब भी ऐसा ही आएगा, सेम आएगा। तो उसको अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, सो दैट यू डोंट डू दैट मिस्टेक्स। अब देखो यहाँ पे V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब तो नहीं है, ठीक है, सॉरी आपका दिस इज पैसिव वॉइस ना, ये पैसिव वॉइस दिया है, यहाँ पे एक्टिव करना है, कोई ऐसा ढूंढते हैं जहाँ पे V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो। ये आपका क्या है, दिस इज योर व्हाट, एक्टिव वॉइस, और इसको हमने क्या करना था पैसिव वॉइस में। अब देखो यहाँ पे, अच्छा ओके यहाँ सब में है तो यहाँ एलिमिनेशन नहीं जा रहा है, बट संजय सेल्स टी, सेल्स जो है दिस इज विच फॉर्म ऑफ द वर्ब, V5, V5 को किसमें करना था, V3 में, ठीक है, सेल्स टी, संजय सेल्स टी, आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज, एम या आर। अब देखो इन हेल्पिंग वर्ब्स में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे हैड है, नहीं होगा, हैज है, नहीं होगा, वॉज है, नहीं होगा। एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पे इज एम आर में से एक जो ऑप्शन है यूज्ड है, दैट इज दिस। और सोल्ड जो है आपका V3 फॉर्म है, ओके। तो इस तरीके से सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पता होने से भी एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। दे वन अ क्रिकेट मैच, अभी वन अ क्रिकेट मैच, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस में, दिस इज एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द क्रिकेट मैच इज वन बाय देम, अब ये क्या है, पास्ट टेंस, पर हमें तो टेंस चेंज करना ही नहीं है, तो यहाँ पे इज क्यों है, तो ये क्वेश्चनेबल है। आपको हेल्पिंग वर्ब्स छोटे छोटे जो है वो देखने पड़ेंगे, दो ही चीजें देखनी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जाते हुए आप दो चीजें चेक करोगे, हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में यूज हुआ है, ठीक है, और V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब है या नहीं है, ठीक है। आपकी जो एक्टिव वॉइस की स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली देखो, लेट मी जस्ट क्लियर, ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये किस में गिवन है, एक्टिव वॉइस में, ठीक है। अब आपको इतना पता है यहाँ पे ये कौन सा टेंस यूज हुआ, पास्ट टेंस, ठीक है। तो पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, या तो वॉज होगा, या वर होगा, या फिर हैड होगा, या फिर हैड बीन होगा, यही होंगे पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। बट ये कौन सा पास्ट टेंस है, कौन सा पास्ट टेंस है ये वाला, दिस इज सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में तो हम सिर्फ यही दो यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में हैड यूज करते हैं, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन डूइंग समथिंग ये यूज करते हैं, ऐसा होता है, ठीक है, यही होता है। अब सिंपल पास्ट में अगर हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर यूज हो रहे हैं प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वन का हमें क्या करना है, वन ही रखना है। तो अब ऑप्शन में सिर्फ इतना पार्ट ढूंढो, यहाँ पे कहा है द क्रिकेट मैच हैड बीन वन, गलत हो गया, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर इधर वॉज और वर या V3 फॉर्म। यहाँ विन प्रेजेंट टेंस, ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जाते हुए हम क्या चेंज नहीं करते, MFT, मीनिंग चेंज नहीं करते हैं, फॉर्म चेंज नहीं करते हैं, टेंस चेंज नहीं करते हैं। द क्रिकेट मैच इज वन, अब ये देखो यहाँ पे हमें तो वॉज या वर में से कुछ चाहिए था ना, तो हेल्पिंग वर्ब से भी आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कौन सी ऑप्शंस आंसर नहीं होंगी, अगर आपको पूरे रूल्स नहीं आते हैं तो भी। वॉज वन यहाँ पे आ गया, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, वॉज एंड V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आंसर इसका ए आना था। इस तरीके से आपको इसको एलिमिनेट करके जाना था, ठीक है। तो एक स्लाइड वॉट एवर वी हैव स्टडीड इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, सिर्फ उतनी सी इंफॉर्मेशन को यूज करके भी आप क्वेश्चन को तो सॉल्व कर पा रहे थे ना, देखो, ठीक है। सो देर इज टेक्निक ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। तो अब साथ साथ हम उस टेक्निक पे भी काम करेंगे, आई मेक यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये प्रैक्टिस मैंने अपने पिछले बैच में सिर्फ एग्जाम्पल्स में कराई थी, बट आपके बैच में आई थिंक आई शुड गो फॉर दिस, और आपको मेरे को क्वेश्चंस भी साथ साथ क्या कराने चाहिए, प्रैक्टिस कराने चाहिए, ठीक है। आई होप अब इस स्लाइड की इंपॉर्टेंस आपको क्लियर होगी कि हमें ये स्लाइड को कैसे यूज करना है एग्जाम में, ठीक है, तभी मैंने ये स्लाइड यहाँ पे अलग से मेंशन की थी, ओके। अब नेक्स्ट देखो, व्हाट इज नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली स्लाइड में मेंशन किया हुआ है कि आपको मीनिंग चेंज नहीं करना, फॉर्म चेंज नहीं करना, टेंस चेंज नहीं करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो उन्होंने यहाँ पे प्रोनाउंस में चेंज भी पूछा हुआ था, उससे भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। ये जो स्लाइड है ये एलिमिनेशन में आपको हेल्प करेगी, तभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको यूज किया, ठीक है। ये हो सकता था, ये तो चलो तब है जब आप खुद से लिख के आंसर दे रहे हो, आपको तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए जाएंगे ना, तो ऐसा एक स्टेटमेंट आ सकता,
ठीक, तो ये दोनों स्लाइड्स की इंपॉर्टेंस आई जस्ट होप आप लोगों को समझ आ गई होगी अब कि इसको आप एलिमिनेशन टेक्निक के लिए इन दोनों स्लाइड्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ शॉर्टकट। ओके, अब देखो उसके बाद रूल्स शुरू होने थे। अगर आपको ये रूल्स नहीं भी पता थे एग्जैक्टली तो टेंसेस चैप्टर में हमने हेल्पिंग वर्ब्स तो पढ़े हैं ना, कि कौन से टेंस में कौन सा लेते हैं, मेन वर्ब क्या होता है, उतनी सी इंफॉर्मेशन यूज करके भी हो सकता था क्वेश्चन, राइट? ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखो ये सिंपल पास्ट का है, बट आई गेस क्लास का टाइम इज ऑलरेडी अप, तो सिंपल पास्ट टेंस जो है इसको हम कल वाली क्लास में करेंगे। वी विल डू इट इन टुमारोज क्लास। ठीक है, कल हम सिर्फ पास्ट टेंस खत्म करेंगे वॉइस का। ठीक है, आई विल टेक टाइम टू कवर दिस टॉपिक, क्योंकि हम साथ में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे कल। ठीक है, विच आई हैव नॉट एडेड इन द स्लाइड्स, बट हम कुछ भी रैंडम क्वेश्चंस उठा लेंगे। तो आप अपनी एक नोटबुक लेके आना, ताकि आप उन एग्जाम्पल्स को जो हम क्लास में डिस्कस करें उनको लिख सको साथ में, उनका एक्टिव वॉइस भी, उनका पैसिव वॉइस भी। ठीक है, तो हम कल पास्ट टेंस खत्म करेंगे विद ऑल द प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू पास्ट टेंस, राइट? आई होप इट इज क्लियर। तो हम अपनी क्लास में एक नई प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं पास्ट टेंस के साथ, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। ठीक है, सो दैट यू नो हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन, ताकि आपको बेसिकली क्या आ जाए, सॉल्व करना आ जाए क्वेश्चन। एलिमिनेशन टेक्निक कैसे यूज करनी है वो भी आ जाए नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा स्लो चलेंगे। मुझे था कि आप लोग शायद घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो चीजें हो जाएंगी, बट आई थिंक ये चीजें मुझे ही करानी पड़ेंगी आपको। ठीक है, तो कल से हम प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू करेंगे इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस किस तरीके से आप सॉल्व करोगे और एलिमिनेशन टेक्निक क्या होगी। अब देखा कि पेपर कैसा सेट हो रहा है, अब आया समझ एग्जामिनर का माइंडसेट। ठीक है, so we have to work on this, right? And we will be working from tomorrow itself. Okay, so with this I'm just winding up the class. Thank you so much for joining. It was a nice session with you all. Okay, teaching you all how to solve the questions and taking your queries, right? Chaliye, with this I'll see you in tomorrow's class with new concept and with some new practice questions. So with this I'm just winding up the class. I'll see you tomorrow. Thank you so much for joining. Thank you so much.